देखिए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे, ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन इस चक्कर में जो वो कर रहे हैं वो बड़ा घातक होता जा रहा है। राहुल गांधी आज सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम लेकर आए और वोट चोरी के नए आरोप लगा दिए, लेकिन आज पाठशाला में हम हाइड्रोजन बम का बाप लेकर आए बॉस, जो राहुल गांधी को भयंकर एक्सपोज कर देगा। आज हम पाठशाला में जो खुलासा करने जा रहे हैं वो राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों की धज्जियां उड़ा देगा। राहुल गांधी ने आज यह दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। अगर यह वोट चोरी ना होती तो हरियाणा में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस जीतती। राहुल गांधी ने ब्राजील की एक मॉडल की फोटो भी दिखा दी। दावा किया कि वोटर आईडी कार्ड में ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाकर हरियाणा में फर्जी वोट पड़े हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में हो रहा है। अब राहुल गांधी ने यह कहकर कैसे इंडी के साथियों तेजस्वी, लालू यादव सबको फंसा दिया है वो भी आज आपको बताऊंगा। ऐसा कह के खुद राहुल गांधी ने कैसे हाइड्रोजन बम अपने ऊपर और अपने साथियों पर गिरा लिया वो भी दिखाऊंगा। कैसे इंडी गठबंधन की धज्जियां उड़ाने वाला काम राहुल गांधी ने कर दिया, वो भी तब जब बिहार में कल वोटिंग होनी है। यह सब आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन पहले राहुल गांधी के बहुप्रतीक्षित सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम की कुछ झलक देखिए, ट्रेलर देखिए, फिर हम बताते हैं असली हाइड्रोजन बम कैसा दिखता है। 8 में से 1 वोटर चोरी का, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। देखिए, इंडी गठबंधन का बैड लक ही ऐसा है कि कल बिहार में वोटिंग होने वाली है और आज राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया कि इंडी गठबंधन पर ही गाज गिर गई। बिहार में वोटिंग से ठीक पहले आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर धूम धड़ाका करने के लिए हाइड्रोजन बम लेकर आए, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है बॉस। जो बम नरेंद्र मोदी पे फोड़ना था वो खुद पर और इंडी गठबंधन पे फोड़ लिया ऐसा लग रहा है। यह सब कैसे हुआ ये आज आपको डिटेल में बताऊंगा। वो खुलासा भी करूंगा जो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का भी बाप है। लेकिन पहले देख लीजिए कि जिस हाइड्रोजन बम की बात बहुत दिनों से राहुल गांधी कर रहे थे, उसे जब लेकर आए तो कौन से 5 बड़े धमाके का दावा किया उन्होंने। भाई, पहला आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को ही जीता हुआ बता रहे, मतलब छोटा मोटा नहीं, 25 लाख वोट की चोरी बता रहे हैं। दूसरा आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनाव में ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर लगा लगाकर फर्जी वोट डाल दिए गए, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तीसरा आरोप, हरियाणा में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से चुनाव चोरी हुआ, सीएम ने पहले ही कह दिया था कि सारी व्यवस्था है हमारे पास। चौथा आरोप, चुनाव आयोग मकान संख्या 0 को लेकर झूठ बोल रहा है, जिनके मकान नंबर 0 दिखाए गए उनका अपना घर भी है। पांचवा आरोप, जो वोट चोरी हरियाणा में हुई वही बिहार में भी हो रही है, वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पर मिलती है, कोई चेक कैसे करे। सुनिए राहुल गांधी ने इन आरोपों को लेकर क्या कहा है, फिर एक एक करके इन आरोपों की सच्चाई पाठशाला में आपको बताऊंगा। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख, और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए
कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो नया दावा ठोका वो इस आधार पर बेस्ड था कि हरियाणा के एग्जिट पोल में तो कांग्रेस जीत रही थी, बीजेपी कैसे जीत गई बॉस, और इसलिए इनको लगता है वोट चोरी हुआ। लेकिन जिस एग्जिट पोल को राहुल गांधी आज सटीक और भरोसेमंद बता रहे हैं, उसी एग्जिट पोल की राहुल गांधी खुद खिल्ली उड़ाते हैं जब उनके हिसाब से नहीं होता। 2024 लोकसभा चुनाव में से पहले हुए एग्जिट पोल को राहुल गांधी ने कैसे फैंटेसी और मोदी का पोल बताया था, क्योंकि उसमें सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की एक तरफा जीत हो रही है। पहले आप एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर फैक्ट्स पर आता हूं। एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। राहुल गांधी के लिए बहुत कॉमन बात है, चुनाव के नतीजे उनके हिसाब से है तो ठीक है, नहीं है तो वोट चोरी हुई है। एग्जिट पोल उनके हिसाब से है तो एकदम सही है, नहीं तो फिर फैंटेसी है। न्यायपालिका का निर्णय उनके हिसाब से है तो ठीक है, नहीं तो न्यायपालिका में दिक्कत है। मीडिया उनके हिसाब से बोल रही है तो ठीक है, अगर उनसे सवाल कर ले तो मीडिया गड़बड़ है। तो ये अपने हिसाब के चीजों को पसंद करते हैं, बाकी चीजों को कोहनी मार देते हैं। ये कॉमन सी बात है। और राहुल गांधी का लॉजिक है कि अगर एग्जिट पोल में जितने सीटें दिखती हैं उतनी नहीं आना हरियाणा में, वोट चोरी है। तो राहुल गांधी से कोई पूछे कि सारे एग्जिट पोल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 प्लस सीटें दिखा रहे थे, बीजेपी को आई 240 सीट, तो क्या कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वोट चोरी कर लिया क्या, अगर एग्जिट पोल पे इनको इतना भरोसा है? राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप है कि हरियाणा में 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ है। 25 लाख वोट चुरा लिए गए, छोटा मोटा नहीं बॉस, और इसलिए बीजेपी जीत गई। अब इस आरोप की सच्चाई आपको दिखाता हूं। अगर आप इसको थोड़ा फैक्चुअली समझिएगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या वो संभव भी है, क्या वो लॉजिकली हो सकता है। अब आप देखिए, वो हरियाणा चुनाव की बात कर रहे हैं कि हरियाणा में क्या हुआ है, जरा इसको समझते चलिए। और ये बात इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी इसके जरिए 2024 के हरियाणा चुनाव के जरिए जेन जी को कह रहे हैं कि बॉस, जेन जी जो है उसको देखना चाहिए देश में क्या हो रहा है। देखिए हरियाणा में कुल वोटर कितने हैं? हरियाणा में कुल वोटर 2 करोड़ 4 लाख हैं। हरियाणा के अंदर कुल वोटर। वोट पड़े कितने? वोट पड़े 1 करोड़ 39 लाख वोट पड़े हरियाणा के अंदर, ठीक है, मतलब 50% के आसपास। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कितनी हुई? 25 लाख बॉस, मतलब 1 करोड़ वोट पड़े, उसमें से 25 लाख वोट चोरी हुआ है। मतलब यह नहीं है कि किसी के अकाउंट में से 500 और 1000 रुपया गायब हो गया है। वो कह रहे हैं कि 25% पैसा तुम्हारा गायब हो गया, पता नहीं चला। बीजेपी को कितने वोट मिले कुल? बीजेपी को कुल वोट मिले इस हरियाणा के चुनाव के अंदर 55,48,000 और 800। यह बीजेपी का वोट था। कांग्रेस को कितना वोट मिला बॉस? कांग्रेस को जो टोटल वोट मिला वो था 54,30,602 वोट मिला कांग्रेस को। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच का अंतर वोटों का, वो है 1,18,000 और 198 वोट का। अब कोई राहुल गांधी से एक बेसिक सा प्रश्न पूछे कि जब 25 लाख वोट चोरी हुआ है तो बीजेपी मात्र 1 लाख वोट के अंतर से कैसे जीती बॉस? 25 लाख वोट चुराई बीजेपी, और उसको लगा कि नहीं नहीं, अगर 25 लाख के 20 लाख के मार्जिन से जीत जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, थ्रिल नहीं होगा, तो क्लोज फाइट रखते हैं। कांग्रेस को 54 दे दो, हम 55 ले लेते हैं, 1 लाख के मार्जिन से जीतते नहीं। या फिर उन्होंने बाकी रख दिया, जैसे आप दिवाली में पटाखे रख देते कि अगले साल फोड़ेंगे, तो उन्होंने बाकी वोट जो है वो रख दिया कि अगले चुनाव में यूज करेंगे। क्या इनका लॉजिक क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई 25 लाख वोट की चोरी करे और जीते मात्र 1 लाख के मार्जिन से? अच्छा, कोई यह भी कह सकता है कि नहीं, उनको तो आने ही वाला था, जो है वो 30 लाख वोट आना था, 25 लाख वोट हेरा फेरी करके जोड़े हैं तब 55 लाख के करीब पहुंचे। यह भी कोई बोल सकता है भाई, लॉजिक लगा सकता है।
अब आप देखिए एग्जिट पोल में राहुल गांधी इसी एग्जिट पोल पे भरोसा कर रहे हैं ना बॉस। एग्जिट पोल में बीजेपी का वोट शेयर कितना था, वोट परसेंट आप देखिएगा बीजेपी का, वो था 37-38% के करीब वोट आएगा बीजेपी को, ये एग्जिट पोल दावा कर रहे थे। असल में बीजेपी को कितना वोट शेयर आया, 40%, मात्र 3% बढ़ा बॉस। तो एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि बीजेपी को 37-38% वोट आएगा, जिसने 25 लाख वोट चुराए उसने मात्र 2% का वोट का इजाफा किया। 25% वोट चुरा कर बीजेपी ने मात्र अपने 2% वोट जो है वो बढ़ाए। तो 25% क्यों चुराया भाई, राहुल गांधी से कोई पूछे। अच्छा, राहुल गांधी का दावा है कि हरियाणा में सिर्फ 22,779 वोट के अंतर से कांग्रेस चुनाव हारी। इसके पीछे राहुल गांधी का तर्क यह है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 11 सीट का अंतर था और हरियाणा में कम मार्जिन वाली 8 सीटें ऐसी थीं जिसमें वोट का अंतर मात्र 22,779 था। इसी आधार पर राहुल गांधी ने माहौल बना दिया कि कांग्रेस तो बहुत कम अंतर से हारी है। अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए, तो फिर इतने कम अंतर से कैसे हार हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हरियाणा में जो 10 सबसे कम मार्जिन वाली सीटें हैं जीत हार की, उसमें 6 तो कांग्रेस जीती बॉस। तो अगर राहुल गांधी का यह तर्क भी मान लें कि कम मार्जिन वाली सीटों पर खेल हुआ, तो उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस जीती है। तो आपने खेला किया है क्या। कौन राहुल गांधी का रिसर्च करके देता है बॉस, हमको समझ में नहीं आता। ये लोग आपस में बात भी नहीं करते हैं क्या कि जरा चेक कर लेंगे, ये बोलेंगे तो पकड़ा तो नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जिन 25 लाख वोटों की चोरी की बात कर रहे हैं, वो चोरी राहुल गांधी के मुताबिक ऐसे हुई कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में एक महिला की फोटो दिखाई जो ब्राजील की एक मॉडल बताई गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि ब्राजील की इस मॉडल की फोटो 10 बूथ में 22 बार इस्तेमाल हुई। एक बार राहुल गांधी ने ब्राजील के इस मॉडल के बारे में क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको पाठशाला में वो खुलासा दिखाऊंगा जो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की धज्जियां उड़ा देगा। हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है, ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 22 वोटर की फोटो में ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाकर वोट चोरी की गई। लेकिन अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर कई सवाल खड़े करेगा। राहुल गांधी ने जिन 22 वोटरों के सामने ब्राजील के मॉडल की फोटो लगी हुई दिखाई, उनमें से एक का नाम पूनम भी है। पूनम नाम की ये वोटर सोनीपत जिले की राई विधानसभा की है और हमारी टीम इस वोटर को खोजते खोजते वहां तक पहुंच गई। नवभारत की टीम ने जब राहुल गांधी के इस दावे की पड़ताल की तो पूरा मामला ही उल्टा निकल गया। नवभारत की टीम सोनीपत में पूनम के गांव पहुंची। वहां हमारी टीम को जो पता चला वो सुनकर हम भी हैरान रह गए और आप भी सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि पूनम की वोटर आईडी में तो पूनम की ही तस्वीर लगी हुई है। आप देखिए, दोनों वोटर आईडी आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में पूनम की तस्वीर के आगे ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर होने का दावा किया, उन्होंने दिखाया। लेकिन जब हम पूनम के घर पहुंचे, उसके गांव पहुंचे, तो हमने देखा कि पूनम का वोटर आईडी बना हुआ है और उसमें पूनम की फोटो लगी हुई है। हम भी शॉक्ड रह गए बॉस। जानकारी को पुख्ता करने के लिए हमने एपिक नंबर यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर का भी मिलान किया। राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट में दिखाई थी तस्वीर, उसमें पूनम का एपिक नंबर IXZ0344028 था और हमारी टीम ने पूनम का जो वोटर आईडी कार्ड देखा जो आपकी स्क्रीन पर है, उसमें भी सेम एपिक नंबर लिखा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग पूनम का मामला हो सकता है। आप देखिए स्क्रीन पर एपिक नंबर सेम है। राहुल गांधी ने जिस पूनम की फोटो दिखाई थी ब्राजील मॉडल की, उस पूनम के वोटर आईडी में पूनम की खुद की तस्वीर लगी है।
हमारी टीम ने उस गांव में जाकर पूनम का वोटर आईडी कार्ड अपनी आंखों से देखा। ये फोटो ली है हमने, ये उसी पूनम का वोटर आईडी कार्ड है। पूनम के गांव के सरपंच और पूनम के पति ने दावा किया कि उनकी वोटर आईडी कार्ड पर तो पूनम की तस्वीर लगी हुई है, और आज से नहीं लगी हुई, सालों से लगी हुई है। किसी ब्राजील के मॉडल की फोटो नहीं लगी। पूनम का यह वोटर आईडी कार्ड साल 2012 से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जब हरियाणा में चुनाव हुए तो इसी वोटर आईडी से पूनम ने वोट भी डाला। सुनिए पूनम के गांव वाले और पूनम के पति सोनू क्या बता रहे हैं। नहीं जी, जो ये पूनम वाइफ ऑफ सोनू है, ये हमारे गांव की लेडीज है। ये इसका पति है सोनू, वो यहीं की है। और ये इसकी आईडी जो है पिक, ये इसका है जी। ये ओरिजिनल लेडीज है और यहीं की वाइफ है। ये यहीं पे मतदान करती है जी हर साल। लेकिन इसमें तो साफ तौर पे चेहरा दिख रहा है। बिल्कुल जी, ये सच्चाई यही है। वो जो लोग कह रहे हैं वो झूठी बातें हैं। असली पूनम एपिक नंबर यही, सोनू वाइफ ऑफ यही है, अकबरपुरा रोटा गांव, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। और अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे गांव में इसका पोलिंग बूथ है, यहाँ पे पोलिंग करती है। आपका नाम सोनू है? हाँ जी। आप पूनम के पति हैं? हाँ जी। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि उनके चेहरे पे किसी विदेशी मॉडल का चेहरा लगाया गया है? नहीं, ये तो मेरे मालूम नहीं है। ये इतने ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं देखते, पर सच्चाई है। पूनम के पति और गांव वालों ने जो दावा किया उसके बाद तो राहुल गांधी के खुलासे पर ही सवाल उठ जाएंगे। और सवाल यह पूछा जाएगा कि राहुल गांधी के पास यह जानकारी कहां से आई कि हरियाणा की वोटर पूनम की जगह ब्राजील के मॉडल की फोटो लगी है। जब पूनम ने वोटर आईडी कार्ड दिखाकर वोट डाला और वोटर आईडी कार्ड में पूनम की ही तस्वीर लगी है, मॉडल की लगी ही नहीं है, तो फिर यह सवाल उठेगा कि क्या राहुल गांधी ने जो लिस्ट दिखाई वो सही है भी या नहीं। अगर लिस्ट सही भी है तो यह सवाल है कि वोट चोरी कैसे हुई, क्योंकि पूनम ने तो अपनी असली फोटो वाली वोटर आईडी कार्ड से ही वोट डाला है। राहुल गांधी ये कैसे साबित करेंगे कि फर्जी वोट पड़ा जो वो कह रहे हैं वोट चोरी हुआ। पूनम के पति दिखा रहे हैं कि देखिए मेरी पत्नी है, उसका यही आईडी कार्ड है, वोटर कार्ड है और इसी से उसने वोट डाला है। तो राहुल गांधी ये कहां से लाए, और अगर लाए भी तो भाई इसी से वोट पड़ा मॉडल की फोटो दिखाकर ये कैसे साबित करेंगे। सवाल तो अब राहुल गांधी पर है हाइड्रोजन बम को लेकर। और जहां तक वोटर लिस्ट में गलत फोटो की बात है, गलत फोटो तो गलती से भी लग जाती है। राहुल गांधी ब्राजील की मॉडल की फोटो वोटर लिस्ट में दिखा रहे हैं, जबकि ऐसे कई मामले पहले देखे जा चुके हैं जिनमें किसी वोटर की असली फोटो की जगह पर किसी और की फोटो लग गई। कभी कभी तो सेलिब्रिटी की फोटो लग गई, यहां तक कि जानवर की भी फोटो लगी है। राहुल गांधी को पता नहीं उनकी टीम ने कभी बताया नहीं बताया। इनकी रिसर्च टीम बहुत घटिया है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको अपनी रिसर्च टीम को कोहनी मार देनी चाहिए। जैसे आप देखिए, साल 2018 के चुनाव में फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर यूपी के बलिया जिले की वोटर लिस्ट में छप गई थी। सनी लियोनी की, देख रहे हैं, सनी लियोनी की फोटो लगी हुई है। इसी तरह प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे नारद राय के वोटर आईडी पर उनके फोटो की जगह हाथी की तस्वीर लग गई थी। किसी वोटर की तस्वीर की जगह हिरन की तस्वीर लग गई थी, किसी में कबूतर की तस्वीर लग गई थी। बाद में इन गलतियों को ठीक किया गया और बाद में यह खुलासा हुआ था कि एक डेटा ऑपरेटर अपने ट्रांसफर से नाराज था तो उसने वोटर लिस्ट में फोटो में गड़बड़ी कर दी थी। बाद में उस डेटा ऑपरेटर के खिलाफ केस भी हुआ था। तो फोटो गलत लग जाना यह कोई बहुत नई और अद्भुत बात नहीं है कि राहुल गांधी मंगल ग्रह से कोई बहुत बड़ा सबूत ले आए। यह गलती पहले भी हुई है, कभी जानबूझ के हुई है, कभी ऐसे भी हुई है। सवाल यह है कि गलत फोटो लगने से वोट चोरी हो गई, यह कैसे साबित हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने दावे को साबित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी एक पुरानी बात सुना दी। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हमारे पास पूरी व्यवस्था है, हम एक तरफा जीतेंगे। यानी राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि पूरी सेटिंग थी और खुद सीएम नायब सैनी रिजल्ट से पहले यह मान रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने आरोपों में भी फंस गए, क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा के सीएम का जो बयान सुनाया वो आधा अधूरा था। सीएम नायब सिंह सैनी व्यवस्था की बात गठबंधन के संदर्भ में कर रहे थे और यह भरोसा जता रहे थे कि बीजेपी को किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ी तो व्यवस्था है, अकेले सरकार बन जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तब व्यवस्था है उनके पास, यानी अतिरिक्त सपोर्ट जुटाने की व्यवस्था है, ये वो कह रहे थे। जबकि राहुल गांधी ये दावा करने लगे कि व्यवस्था से सीएम का मतलब वोट चोरी से था। आप खुद सुनिए राहुल गांधी ने कैसे हरियाणा के सीएम का आधा अधूरा बयान सुनाया और साथ में पूरा बयान भी सुनिए, जिसमें पीछे आपको रिपोर्टर का सवाल भी सुनाई देगा।
कि क्या गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, तो उस पर नायब सिंह सैनी कहते हैं कि अरे पूरी व्यवस्था है उसकी भी। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? बिल्कुल मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। सुना आपने, क्लियर कट। हरियाणा के मौजूदा सीएम उस वक्त कह रहे थे कि भाई गठबंधन की जरूरत पड़ेगी तो व्यवस्था है, लेकिन किसी के मुस्कुराने, व्यवस्था वर्ड को राहुल गांधी ने वोट चोरी का सबूत बना दिया। राहुल गांधी हरियाणा के सीएम को लेकर अजब ही लॉजिक दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रिजल्ट से ठीक पहले हरियाणा के सीएम व्यवस्था यानी वोट चोरी की बात खुद कर रहे थे। अब सवाल यह कि अगर वोट चोरी कर भी रही थी बीजेपी, तो हरियाणा के सीएम सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल कर रहे थे कि मेरे पास व्यवस्था है, चिंता मत करो, मैंने वोट चोरी कर ली है। दूसरी बात, हर पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है, हर पार्टी को अंदाजा होता है उसकी सरकार आएगी नहीं आएगी। उसी कॉन्फिडेंस में सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने नतीजों को फिक्स कर दिया हो। ऐसे तो राहुल गांधी बहुत बार कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, इसका मतलब वो रिजल्ट फिक्स करते हैं। तेजस्वी यादव भी अभी से दावा कर रहे हैं कि 18 नवंबर को वो सीएम पद की शपथ लेंगे, तो क्या तेजस्वी यादव ने नतीजों को सेट कर लिया है? राहुल गांधी ऐसे ही अपने अजब गजब लॉजिक में फंस जाते हैं। कल कह दिए कि जियो के मोबाइल से रील बनाओगे तो अडानी के अकाउंट में पैसा जाएगा। रिलायंस का जियो, रील बनाने से कौन सा पैसा निकलेगा जो अडानी के अकाउंट में चला जाएगा? रिलायंस वाले अडानी वाले दोनों अपना अपना अकाउंट चेक कर रहे होंगे, मेरा पैसा किधर चला गया। भाई राहुल गांधी क्या ही बोल दी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरने की पूरी फील्डिंग तो सजाई। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 का मुद्दा ले आए। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का एक बयान सुनाया, जिसमें ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि कई लोगों के पास घर नहीं होता, इसलिए उनके मकान नंबर के आगे 0 लिखा होता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने हरियाणा की वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों की पड़ताल की। राहुल गांधी के दावे के मुताबिक वोटर लिस्ट में एक वोटर है नरेंद्र, उसका मकान नंबर 0 लिखा है, लेकिन उसके पास घर है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि मकान नंबर 0 इसलिए लिखा जाता है ताकि वोटर की पहचान ना हो पाए, और एक बार उसने वोट कर दिया तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल है। मतलब राहुल गांधी ने माहौल बना दिया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 को लेकर गलत जानकारी दी है, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यही राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के बयान का एक ही हिस्सा चलाया। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार का वो बयान नहीं सुनाया जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि देश में कई सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहां लोगों के पास अपना घर तो है लेकिन मकान नंबर नहीं होता, तो फॉर्म में क्या लिखा जाए। इसलिए चुनाव आयोग ऐसे लोगों के घरों के आगे भी मकान नंबर 0 लिखता है। अब राहुल गांधी ने जिस नरेंद्र वोटर के पास घर होने की बात कही, उसका घर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में था या नहीं, ये राहुल गांधी ही जाने। लेकिन आप देखिए राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं और ज्ञानेश कुमार का पूरा बयान क्या था, आप खुद सुन लीजिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता। Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the सरदार जी, he's looking like ये तो झूठ बोल रहा है। उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। Here's house number 0. That's house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा
और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनकी टीम ने महीनों की मेहनत के बाद यह खुलासा किया है। एक एक चीज वेरीफाइड है, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी या उनकी टीम ने सही से होमवर्क ही नहीं किया। आधे अधूरे बयान सुनाकर सरदार जी जो हैं वो कह रहे हैं क्या सोच रहे हैं ये राहुल गांधी को पता चल रहा है। इस तरह की चीजें बातें करके वो अपने ही ऊपर की जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसको और रसातल में ले जा रहे हैं। राहुल गांधी ये माहौल भी बना रहे हैं कि चुनाव आयोग से उनको लास्ट मिनट में वोटर लिस्ट मिलती है, इसलिए उनके बीएलए कुछ कर ही नहीं पाते। सुनिए, ये भी सुन लीजिए, फिर इसका भी सच आपको बताता हूं। बात आपको समझनी होगी, अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पे मिलती है। ये जो हरियाणा की वोटर लिस्ट थी, लास्ट मिनट चुनाव से एकदम पहले हमें दी जाती है फाइनल लिस्ट। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे मतलब उधर जा रहा है चुनाव में वोट डालने जा रहा है और इनको ऐसे करके लिस्ट मिलता है। बिहार चुनाव का फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट जो है वो 30 सितंबर 2025 को आ गया था बॉस, 30 सितंबर। और पहले चरण का मतदान कब है? 6 नवंबर 2025, यानी 36 दिन पहले, 1 महीना 6 दिन पहले इनको मिल चुका है फाइनल वोटर लिस्ट। इनको पता नहीं चल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट आई 27 अगस्त 2024 को और चुनाव था 5 अक्टूबर, यानी 39-40 दिन के करीब पहले जो है वोटर लिस्ट मिल गया था। कह रहे हैं लास्ट मिनट पे मिलता है। क्या बात करते हैं राहुल गांधी। कोई भी चीज जो वो बोल रहे हैं वो फैक्चुअली सही नहीं दिख रही है। कहते हैं हम हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये बम वो बम ला रहे हैं, फटता एक को है, ये नहीं है। आप ये भी देखिए कि जब चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों से के साथ वोटर लिस्ट साझा करती है तो भी राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग की लिस्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताते। जैसे बार बार नोटिफाई करने के बावजूद बिहार के इलेक्टोरल लिस्ट पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। इसी तरह हरियाणा के चुनाव आयोग ने बताया कि हरियाणा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने कोई शिकायत ही नहीं दी थी। किसी भी दल ने इलेक्टोरल रोल के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की थी। पोलिंग के अगले दिन एक भी कैंडिडेट ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। राहुल गांधी आज ये सोचकर आए थे कि वो वोट चोरी को लेकर ऐसा धमाका करेंगे कि बिहार का चुनाव हिल जाएगा, लेकिन इस खुलासे के चक्कर में राहुल गांधी ने खुद महागठबंधन को नई टेंशन दे दी। राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि जैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई है वैसे ही बिहार में भी होगी। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताता हूं इन्होंने कैसे अपने ही ऊपर बम फोड़ लिया। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। सोचिए, कल बिहार में वोटिंग है, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रही है। अब ऐसी हालत में इंडी गठबंधन का क्या ही होगा भाई। लोग तो यही सोचेंगे कि जब इलेक्शन चोरी ही हो रहा है तो फिर इनको वोट क्यों ही करना। इंडी गठबंधन के जो भी सपोर्टर्स बिहार में इन्हें जिताने के लिए जी जान से लगे हैं वो तो ठंडे पड़ गए होंगे। यानी एक तरीके से राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन पर ही बम फोड़ दिया। ऊपर से अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है, इनके हिसाब से सो कॉल्ड वोट चोरी हुई है, तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इसका मतलब बिहार का एग्जिट पोल आ गया, ये हार रहे हैं, मान रहे हैं। अब जो भी कहें कि ईवीएम हैक हो गया तो वोट चोरी हो गया तो ये हो गया वो हो गया। इधर बीजेपी भी कह रही है कि राहुल गांधी बिहार में संभावित हार के लिए पहले से बहाना बना रहे हैं कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे। राहुल गांधी के आज के दावों की भी हवा निकल गई क्योंकि उनमें दम ही नहीं था। राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर इतने पुख्ता सबूत है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तो सब देख ही रहा है, मीडिया पे चल रहा है, उसको खुद सोचना चाहिए। वाह भाई, ये तो गजब का हिसाब है, सुप्रीम कोर्ट को खुद सोचना चाहिए। क्यों? आपके पास इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज है, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, कौन नहीं है आपके पास इतने नामी वकील हैं। क्यों आप कोर्ट नहीं जा सकते? कोर्ट खुद से देख के, खुद से सुने, खुद से बातें करे, खुद से संज्ञान ले। काहे भाई, इतने सबूत हैं तो जाइए, क्यों नहीं जाते हैं वहां? राहुल गांधी जो कर रहे हैं आज, उन्होंने उसमें जेनजी का भी नाम लिया कि भाई जेनजी का भविष्य जो है वो छीना जा रहा है।
और इसीलिए जो वो कर रहे हैं उस पर सवाल उठते हैं कि क्या वही जेनजी जैसा आंदोलन चाहते हैं जो दूसरे देशों में हो रहा है। लेकिन वो हो क्या कैसे, क्योंकि जेनजी कोई हवा में ऐसे ही कोई भी बात मानने वाला नहीं बैठा है। वो भी पूछेगा कि कहां हुआ है बॉस, बताइए ना जरा। खैर, राहुल गांधी तो बहुत तूफान लाने का प्रयास किया, हुआ नहीं, तिनका भी हिला नहीं इनकी हवा से। लेकिन पाठशाला में अगली क्लास जिसमें योगी का तूफान आपको दिखाता हूं। पहले माफिया मुख्तार को मिट्टी में मिलाया, अब उसी मिट्टी पर गरीबों का घर बनाया। सीएम योगी का गजब काम। मुख्तार, अतीक और लैंड माफिया। यूपी में योगी आदित्यनाथ का वो एक्शन जो पहले कोई नहीं कर पाया, आज उसकी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से वो काम किया है जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। सीएम योगी ने पहले तो यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया और अब माफिया की विरासत ही खत्म किए दे रहे हैं। एक समय था जब यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं की तूती बोलती थी। मुख्तार और अतीक के नाम का खौफ होता था, सरकारें तक माफियाओं पर एक्शन लेने से डरती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सारा सिस्टम बदल कर रख दिया बॉस। अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, आम लोगों की जमीनें भी कब्जे पर थी। लेकिन सीएम योगी ने माफिया के कब्जे से न सिर्फ जमीन छुड़ाई, आज उस जमीन पर गरीबों के लिए शानदार घर बना दिया बॉस। जिन जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, सोचते थे कि कौन हटाएगा हमको, अब उस जमीन पर योगी सरकार गरीबों का कब्जा करवा रही है और लीगली उनको घर बनाकर दे रही है, इससे जबरदस्ती का कब्जा नहीं। माफिया ने जिस जमीन को कब्जाया, अब उन पर गरीबों के घर बन रहे हैं। यानी यूपी में अब ना माफिया बचा ना माफिया की विरासत। योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं तूफानी करते हैं। बिहार में धमाकेदार तरीके से प्रचार कर रहे हैं, बिहार में योगी के बयान वायरल हो रहे हैं, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अपराधियों पर एक्शन ले रहे हैं बल्कि गरीबों के आशियाने के सपने को भी पूरा कर रहे हैं। आज आपको देखना चाहिए बॉस कि कैसे माफियाओं के कंट्रोल में रहने वाला सिस्टम जो है ना, वो गरीबों के लिए बिच सकता है, गरीबों के लिए सोच सकता है। माफिया ने जिस जमीन पर कब्जा किया, कैसे उस पर गरीब का घर बन सकता है। गजब की खबर है, दिखाऊंगा, पहले एक झलक देखिए। सपना पूरा ही हुआ है, ये सच है। लेकिन योगी सरकार है तो संभव है। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक योगी जी की सरकार है कोई डर नहीं रहेगा सर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गरीबों को नए घर की सौगात दी। ये घर उस जमीन पर बने हैं जो कभी माफिया मुख्तार के कब्जे में थी। इस जमीन को मुख्तार के कब्जे से छुड़ाकर गरीबों के लिए घर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज सीएम योगी ने किया। सीएम योगी ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी होती है, गरीब लोग होते हैं, उन्हें घर का प्रमाण पत्र दिया। साथ ही लोगों को बॉक्स में गिफ्ट भी दिया। घर का सपना पूरा होने पर लोगों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। इस दौरान सीएम योगी ने घर के मालिकों से भी बात की। जिन लोगों को घर मिला उनके परिवारों से मिले, छोटे बच्चों को गोद में लिया, दुलार किया और बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। यह जमीन लखनऊ की प्राइम लोकेशन में से एक है जिस पर माफिया मुख्तार ने कब्जा कर लिया था। आप देखिए कि लखनऊ के डालीबाग में 2322 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई। इस जमीन पर मुख्तार अंसारी की आलीशान कोठी बनी हुई थी। खाली करा के यहां सरदार पटेल आवासीय योजना लॉन्च की गई। 3 मंजिला इमारतों में 36 स्क्वायर मीटर के 72 फ्लैट बनाए गए। पानी, बिजली, सिक्योरिटी और पार्किंग की व्यवस्था की गई। सरदार पटेल को समर्पित एकता गार्डन भी बनाया गया। यानी जिस जमीन से माफिया मुख्तार अपनी हुकूमत चलाता था, बंगला बनाता था, आज उसकी विरासत ही खत्म कर दी बॉस। बंगला मिट्टी में मिल गया और जो माफिया का गुरूर था वो भी मिट्टी में मिल गया और उस मिट्टी पे घर बनाया गरीब का। उस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बने हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों के दौरान कैसे माफिया पनपते थे, लोगों को याद रहना चाहिए। सुनिए एक बार। डीजीपी का आवास इसके ठीक सामने है। डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। और जब
उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है, यूपी में माफियाओं और अपराधियों की नहीं चलेगी। यूपी में कानून का राज चलेगा। पहले जिन माफियाओं से लोग डरते थे, खौफ खाते थे, आज उन्हीं माफियाओं की जमीन पर बने घर पाकर खुश हो रहे हैं। 72 परिवार जिनको लॉटरी के जरिए घर मिला है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में ही घर का सपना पूरा हो सकता है। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन साकार सिर्फ योगी सरकार ने किया। जी अचानक सपना पूरा हो, सोचा भी नहीं था कि मिलेगा, लेकिन अचानक हुआ तो सपना पूरा हो गया। जब तक योगी जी की सरकार है कोई डर नहीं रहेगा सर। तो माफिया से डरने की जरूरत नहीं है। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। एक सपना पूरा होने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सपना पूरा ही हुआ है। ये सच है, जैसा नहीं है, ये सच है। ये पहले तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन योगी सरकार है तो संभव है। भाजपा सरकार, माननीय योगी जी का आभार और एलडीए का चमत्कार और सभी को मेरा नमस्कार। का घर की जगह? हाँ बाहु कहीं घर था इससे पहले? हाँ कभी नहीं था। कहा था, जब कहा था सपने में सोचा नहीं था सर हाँ। कि इस तरह के घर में हम लोग कभी रहेंगे। प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ी बात यह है कि पब्लिक को इस बात का डर नहीं है कि भाई माफिया की जमीन है, वहां घर बना है, उसमें रहने जा रहे हैं, कल को कोई हड़का ना दे। लोग कह रहे हैं भाई योगी सरकार है, कोई माफिया से डर नहीं लग रहा। मुख्तार और अतीक जैसे माफिया तो मिट्टी में मिल चुके और यूपी के लैंड माफिया के खिलाफ भी भयंकर एक्शन हो रहा है। यूपी में जितने भू माफिया हैं, सबकी हालत टाइट की जा रही है। सरकारी जमीनों, किसानों की जमीन, गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होता है। और इस बुलडोजर एक्शन का रिजल्ट क्या निकल रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। सीएम योगी के 4 टियर वाले एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स की वजह से अब तक 66,000 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई है। 142 चिन्हित लैंड माफिया पर एक्शन हो रहा है। 14,246 करोड़ की संपत्ति सीज की गई। माफियाओं की इन्हीं संपत्तियों और जमीनों से गरीबों का भला किया जा रहा है, उनको घर दिया जा रहा है। देखिए लखनऊ से यह रिपोर्ट। जो गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया गया है, तमाम जो लोग हैं इन आवासों पर पहुंच रहे हैं। आपको अलॉट हुआ है, आप लोग देखने आए हैं? अलॉट आपको मिला ये? बहन को तो क्या करते हैं आपकी बहन? यहाँ रहती हैं लखनऊ में? नहीं, बनारस में रहती हैं। तो कभी आपको कैसा लगा मकान में आके, कैसा फील हो रहा है? ठीक है। ठीक है। लोकेशन कैसी लग रही है आप लोग को? बताया जाता है पॉश है, लोकल से तो बेस्ट है। बेस्ट है। तो खुश हैं आप लोग इस बात को लेकर कि भाई एक जो सपना था पूरा हो गया? जी जी बिल्कुल। तो ये देखिए, एक कमरे का मकान है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ओपन किचन यहाँ पे है ये, और ये बगल में वॉशरूम है। थोड़ा सा स्पेस जो बालकनी का आगे है, फ्रंट का ही, ग्राउंड फ्लोर का है। तो तमाम जो लोग जो लखनऊ में रहते हैं, उनका सपना होता है कि उनके पास एक अपना आवास हो। योगी सरकार ने ये सपना पूरा किया है। आज 72 लोगों को इन कब्रों की चाबी, इनके आवास की चाबी दी गई है। बड़ी बात यह है कि ये आशियाना जहां पर बना है, ये मुख्तार अंसारी की कब्जे वाली जमीन थी, जिसको सरकार ने ना सिर्फ खाली कराया बल्कि वहां पर गरीबों के लिए आवास भी बनाए। और लखनऊ में जो घर गरीबों को दिए गए हैं वो प्राइम लोकेशन पर बने हुए हैं। 36 स्क्वायर मीटर में बने ये घर भले ही छोटे हैं, लेकिन इनकी लोकेशन बहुत ही शानदार है। आप देखिए, जहां ये फ्लैट बनाए गए हैं वहां से हजरतगंज चौराहा, 1090 चौराहा और सिकंदर बाग 5 से 10 मीटर की दूरी पर है। 72 फ्लैट्स के लिए कुल 8,000 आवेदन आए थे। इसमें से 5700 आवेदन योग्य पाए गए। यहां एक फ्लैट 10,70,000 रुपए में मिला है। इसकी मार्केट प्राइस 1 करोड़ रुपए है। जिन लोगों को फ्लैट आवंटित हुए हैं वो भी हैरान है कि इतनी कम कीमत पर फ्लैट कैसे मिल सकते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8.5 साल के दौरान यूपी में कानून व्यवस्था का मॉडल सेट किया। एनकाउंटर और बुलडोजर के कॉम्बिनेशन ने अपराधियों के अंदर खौफ पैदा किया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर दिख रहा है। यूपी से माफिया और बड़े अपराधियों का बिस्तर गोल हो रहा है। आज सीएम योगी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दी।
कि अगर किसी की जमीन पर कब्जा किया तो वही हाल होगा जो लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हुआ है। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। अब जिनको नया घर मिला है उनके लिए तो आज ही दिवाली है, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास में आपको दिखाता हूं काशी में देव दीपावली की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर हर सनातनी गदगद हो जाएगा। दिवाली के बाद सबको इंतजार रहता है देव दीपावली का। मान्यता यह है कि आज के दिन देवताओं की दिवाली होती है। काशी में गंगा स्नान के लिए देवता आते हैं। महादेव की नगरी में ऐसी देव दीपावली मनाई जा रही है जिसे देखकर हर सनातनी गदगद हो जाएगा। काशी के सभी 84 घाटों को दियों से जगमगा दिया गया है। दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देव दीपावली मनाई जाती है। अयोध्या में भी ऐसी ही भव्य तस्वीर दिखी। इस बार एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाते हुए 26 लाख से ज्यादा दियों से सरयू तट को रोशन किया गया। आप तस्वीरें देखिए कितनी शानदार हैं आज की। इस बार की देव दीपावली में क्या खास है, सीएम योगी ने कैसे मनाई देव दीपावली, कितने श्रद्धालु देव दीपावली में शामिल हुए, देव दीपावली की खास रंगोली क्या है, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि इस मौके पर कैसी दिख रही है काशी और गंगा के घाटों का नजारा कैसा है। देव दीपावली के मौके पर गंगा घाट पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मौजूद थी। इस दौरान कैसी दिख रही है काशी नगरी और श्रद्धालुओं में कितना उमंग था, जरा उस पर एक रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के नमो घाट पर पहला दिया जलाकर सीएम योगी ने देव दीपावली का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रूज पर सवार होकर 84 घाटों और गंगा के किनारे जगमगाती रोशनी की अद्भुत तस्वीरें देखी। देव दीपावली के मौके पर गंगा घाटों पर तरह तरह की रंगोलियां बनाई गई, लेकिन इन सब में खास थी विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम वाली रंगोली। अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 52 साल के इंतजार के बाद विश्व कप जीता, तो उसकी झलक भी वहां दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी भी काशी की देव दीपावली के भव्य रूप को देख चुके हैं। पीएम मोदी साल 2020 में देव दीपावली के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तब पीएम मोदी ने क्रूज से काशी के जगमग घाटों को देखा था। इस बार देव दीपावली के अवसर पर पीएम मोदी काशी में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस मौके पर देशवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दी। अब आपको यह भी बताता हूं कि देव दीपावली की शुरुआत कैसे हुई। देव दीपावली यानी देवों की दिवाली, आखिर देवताओं ने दीपावली का उत्सव क्यों मनाया था, इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यता है वो भी आपको बताता हूं, जिसका उल्लेख महाभारत के कर्ण पर्व में किया गया है। महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने देवताओं के साथ मिलकर ताड़कासुर राक्षस का वध किया था। इसके बाद ताड़कासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया। ताड़कासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। फिर तीनों ने ऐसा वरदान मांगा जिससे तीनों की मृत्यु लगभग असंभव हो गई। ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे लिए 3 पुरियों यानी नगरों का निर्माण कर दीजिए। जब अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियां एक सीध में हों, कोई असंभव रथ पर असंभव से बाण से एक बार में मारे, तभी हमारा वध हो सके। भगवान ब्रह्मा ने तीनों को यह वरदान दे दिया। भगवान ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर के तीनों राक्षस पुत्रों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को ही त्रिपुरासुर राक्षस कहा जाता था। देवताओं तक को पराजित करके इन्होंने भगा दिया, जिसके बाद सारे देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे और त्रिपुरासुर से बचाने की गुहार लगाई। जिसके बाद महादेव ने खुद त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। महादेव के लिए पृथ्वी को रथ बनाया गया। सूर्य और चंद्रमा इस रथ के पहिए बनाए गए। मेरू पर्वत धनुष बना और वासुकी धनुष की डोर बने। भगवान विष्णु स्वयं बाण बन गए। ऐसे महादेव का असंभव रथ और तीर तैयार हुए। इसी रथ पर महादेव युद्ध करने के लिए आए। अभिजीत नक्षत्र में महादेव ने बाण चलाया, एक साथ त्रिपुरासुर की तीनों नगरी भस्म कर दी। इसी के बाद महादेव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ। देवताओं ने महादेव का अभिनंदन किया और देवताओं ने काशी में दिए जलाए और दीपदान दिया। तभी से देव दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि आज भी देव दीपावली के दिन स्वर्ग से देवता काशी आते हैं और दिए जलाते हैं। देव दीपावली पर दीपदान को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है।
देव दीपावली पर आज काशी का हर घाट चमक रहा है, लाखों दिए जगमगा रहे हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गंगा घाटों पर दिए जलाकर देव दीपावली मनाने की शुरुआत क्रिकेट खेलने वाले लड़कों ने की थी। 1985 में काशी में गंगा घाट के किनारे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलने वाले लड़कों ने श्रद्धालुओं से पैसे और तेल मांगकर पंचगंगा घाट पर 5 दिए जलाए थे। 1986 में पंचगंगा, बालाजी, सिंधिया, मान मंदिर और अहिल्याबाई घाट पर दिए जलाए गए। 87 तक दशाश्वमेध घाट समेत कुल 15 घाटों पर दिए जलाकर देव दीपावली मनाई जाने लगी और अब इसी को आगे बढ़ाकर भव्य तरीके से काशी के सभी घाटों को दियों से रोशन किया जाता है। कुल मिलाकर देव दीपावली बहुत ही बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट हो रही है। देव दीपावली का अनुभव करने के लिए वाराणसी में लाखों लोग पहुंचे। वाराणसी में होटल, लॉज सब फुल हो चुके हैं। आप देखिए कि देव दीपावली के लिए 40 देशों से 20 लाख लोग पहुंचे। वाराणसी में 500 होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। 12 घंटे काशी में रुकने का खर्च 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। 15 लोगों के लिए छोटी नाव 23,000 रुपए में बुक हो रही है। 30 लोगों के लिए बड़ी नाव का रेट करीब 3.5 लाख रुपए के पार चला गया है, जबकि सामान्य दिनों में यही नाव 1,500 से 8,000 रुपए तक में बुक हो जाती थी। लेकिन इस वक्त चूंकि हर कोई देव दीपावली का हिस्सा बनना चाहता है, काशी जाना चाहता है, इस भव्य आयोजन को देखना चाहता है और तैयारी इतनी शानदार है, लोगों को लगता है एक बार पास से जाके देखें। अब आप तस्वीरें देखिए, देख के मन